कहाँ तक पढ़े थे कल? विलेयता की परिभाषा पढ़ लिए थे हम लोग। विलेयता की परिभाषा क्या पढ़े थे? किसी पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो किसी निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में घुल सकती है। हमने कहा था एक ताप तो निश्चित करना होता है, दूसरा विलायक की मात्रा निश्चित करनी होती है। हमने बताया भी था अगर इनको निश्चित नहीं करेंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा, एग्जाम्पल भी हमने लिया था। ठीक है, तो इसीलिए ताप भी निश्चित होना चाहिए और विलायक की मात्रा भी निश्चित होनी चाहिए। और कितना लिया गया यहाँ पे? 100 ग्राम लिया गया है। तो 100 ग्राम में किसी विलेय के जितने ग्राम घुल जाएंगे वही उसकी क्या कहलाएगी? विलेयता कहलाएगी। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया कि किसी पदार्थ की विलेयता कितना था? 38 ग्राम था। इसलिए इसका अर्थ यह है कि यदि विलायक की मात्रा 100 ग्राम तो विलेय की मात्रा कितनी ग्राम होगी? 38 ग्राम होगी। अर्थात विलायक के 100 ग्राम में उस विलेय के कितने ग्राम घुले होंगे? 38 ग्राम घुले होंगे। अधिकतम 38 ग्राम घुल सकते हैं, घुले होंगे नहीं, अधिकतम 38 ग्राम घुल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या लिखे उसको? उस विलेय के अधिकतम 38 ग्राम घुल सकते हैं, ये लिखना। विलायक के 100 ग्राम में, विलायक के 100 ग्राम में उस विलेय के अधिकतम 38 ग्राम घुल सकते हैं। अधिकतम 38 ग्राम घुल सकते हैं। जो विलेयता है वो अधिकतम मात्रा को बता रही है ना। ठीक है, अब देखो हमने एक विलयन लिया, इसमें पहले हमारा विलायक था 100 ग्राम। कितना था? 100 ग्राम। हम इसमें विलेय को 3 बार मिला रहे हैं। पहली स्थिति ऐसी बनाए कि इसमें मिलाया हमने 20 ग्राम, ठीक है ना। दूसरी स्थिति हम बनाएंगे, इसमें मिलाएंगे 38 ग्राम, उसी एग्जाम्पल को लेके समझा रहे हैं। तीसरी स्थिति हम इसमें मिलाएंगे कितना ग्राम? 40 ग्राम। ठीक है ना। तो ये कैसे तुमको दिख रहा है? कुछ दिख रहा है, कुछ इसमें मतलब अलग लग रहा है। ये अभी तो ऐसा फिलहाल लग रहा है कि मात्रा हमने अलग किया, कोई परेशानी नहीं है। मात्रा अलग करने से कौन सी परेशानी होती है? लेकिन अभी थोड़ा सा ध्यान से समझो तो इस 3 मात्रा को लिखने से 3 प्रकार बन गए। कितने प्रकार बन गए? 3 प्रकार। इसका मतलब एक मात्रा और लिख दें 15 ग्राम तो 4 प्रकार बन गए है। एक मात्रा और लिख दें 45 ग्राम तो 5 प्रकार बन गए। ऐसे ऐसे जितना ग्राम लिखते जाएंगे उसे प्रकार बढ़ते जाएंगे कि जब 20 ग्राम घोलेंगे तो पहला प्रकार बनेगा, 38 ग्राम घोलेंगे दूसरा प्रकार, 40 घोलेंगे तीसरा, 15 ग्राम घोलेंगे चौथा, 45 ग्राम घोलेंगे पांचवा। ऐसे बनेगा नहीं। ऐसे बनता तो बहुत सारे प्रकार बन जाते। लेकिन इसमें इन 3 को लिखने का कारण क्या था? कुछ समझ में आ रहा है? तुम अपने उसको एग्जाम्पल को पढ़ लो और यहाँ 3 को देख के बताओ कि कुछ परिवर्तन है इसमें, क्या किया गया है। कहा उसमें विलेयता 38 ग्राम है, अर्थात अधिकतम 38 ग्राम घुल सकते हैं। कितने घुल सकते हैं? अधिकतम 38 ग्राम। तो एक बारी हमने क्या किया, जितने अधिकतम घुल सकते हैं उतने को घोला है तो एक प्रकार बन गया। अर्थात उसकी विलेयता के बराबर विलेय घोल दिया जाए तो एक प्रकार बन गया। ये वाला उससे कम दिख रहा है, 38 से कम। अब कुछ भी कम हो उससे हमसे मतलब नहीं है। तो जब हम उसकी विलेयता से कम विलेय घोलेंगे तब दूसरा प्रकार बन गया। बना। यही मुख्य रूप से 2 प्रकार ही होते हैं। तीसरा थोड़ी देर के लिए अस्थायी होता भी, एक हम सामान्य एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। तीसरा जो है, जब विलेयता से अधिक विलेय मिला दिए तब क्या हो गया? तीसरा प्रकार बन गया। तो तीसरा प्रकार अस्थायी क्यों नहीं? हमने कहा यही 2 अस्थायी। अभी एग्जाम्पल के लिए समझो तुमको न्योता मिल गया और वहां पे पहुंचे, देखे बफर सिस्टम लगा हुआ है, अनेकों प्रकार के भोजन है, भोजन लेके शुरू हो गए।
तुम्हारा पेट भर गया मतलब इसके प्रकार इसके बराबर तक पहुंच चुके हो। पहले क्या हुआ, पहली बार जब पत्तल लेके बैठे तो 20 ग्राम लिए थे, अर्थात 20 पूड़ी लिए थे। उतने में तुम्हारा पेट नहीं भरा, कहे चलो और लेके आते हैं, गए 18 पूड़ी और लेके आ गए, क्योंकि उतने में तुम्हारा पेट भर जाता। 38 पूड़ी खाए, तुम्हारा पेट भर गया, हो गया ना। उसके बाद जब आने लगे तो देख रहे हो बगल के चेन में रसगुल्ला रखा हुआ बड़ा बड़ा, अब मुंह में पानी आ गया, सोचे चलो क्या करना है, 2 ठो खा ही लेते हैं। तो क्या किए, पेट तो तुम्हारा भर चुका था, संतृप्त हो चुके थे तुम, लेकिन लालच में आने के कारण तुमने 2 और खा लिया, अर्थात अपनी संतृप्तता से बढ़कर तुमने खा लिया। मतलब तुम्हारे पेट में अगर जो जगह है उसको हम विलायक माने, जो तुमने भोजन किया उसको विलेय माने, तो विलायक में तुमने उसकी संतृप्तता से ज्यादा विलेय भर दिया। अब हिलते डुलते तो कैसे घर पहुंचे, जाने के बाद बिस्तर पे पड़ गए, रात को जब 12-2 बजा लोटा लेके खेत में दौड़ना शुरू कर दिए। हो गया कि नहीं हो गया? क्या निष्कर्ष निकला, हम अपनी संतृप्तता से ज्यादा जब लिए तो वो रुक नहीं पाया, निकल गया, खत्म काम हो गया, तबीयत भी हमारी खराब हो गई, हो गया ना। तो वही चीज यहां पे है, जब तुम इसकी संतृप्तता से ज्यादा मिलाओगे तो कुछ देर के लिए तो आनंददायक है, रसगुल्ला मिला, आनंद वो मिल गया, गए आराम से घर पे लेटे, लेकिन 2 घंटे के बाद पूरा पता चल गया, हो गया ना। वही काम यहां पे है कि 40 ग्राम तुमने हिला डुला के उसको घोल दिया कि चम्मच ले लिए, मिलाते गए 38 ग्राम घोलना था, 40 ग्राम चीनी घोल दिए, उसमें घोल दिए, उस समय तो भूल गया, लेकिन तुम जब रख दोगे उस विलयन को तो क्या होगा, जो तुमने 2 ग्राम एक्स्ट्रा घोला है ना, वो कुछ देर के बाद पानी में नीचे बैठ जाएगा। जो तुमने 2 ग्राम एक्स्ट्रा घोला है वो कुछ देर के बाद पानी में बैठ जाएगा। वास्तविक मात्रा कितने ग्राम उसकी घुलेगी, 38 ग्राम घुलेगी, ठीक है ना। ये बात को ध्यान में रखना। तो जो अति संतृप्त विलयन होता है अस्थायी नहीं होता है, कुछ देर रखने के बाद जो ज्यादा मात्रा घुली हुई है वो पुनः नीचे बैठ जाती है और विलयन क्या हो जाता है, संतृप्त हो जाता है, अर्थात जो तुमने ज्यादा खाया निकल जाएगा, बाकी जो पेट में जो संतृप्त करने के लिए था वही रहेगा, ठीक है ना। ये तुम्हारा हो गया सामान्य तरीका। तो 2 ही प्रकार विलयन के होते हैं, तीसरा संतृप्त का ही प्रकार है, ठीक है। बाद में वो अपना फिर संतृप्त हो जाता है, हो जाएगा। तो हम लोग इसको फटाफट पढ़ते हैं। सिंगल इंडिकेट पॉइंट काली पेन से लिखते हैं। विलेयता के आधार पर विलयन 3 प्रकार के होते हैं। विलेयता के आधार पर विलयन 3 प्रकार के होते हैं। विलेयता के आधार पर विलयन 3 प्रकार के होते हैं। पहला नंबर असंतृप्त विलयन। हाँ लिख लो, डायरेक्ट हेडिंग लिख लो। पहला नंबर हेडिंग असंतृप्त विलयन। असंतृप्त अर्थात पेट नहीं भरा था जब पहली थाली लिया था तो, ठीक है। क्या लिखेंगे इसमें हम असंतृप्त विलयन में, ऐसा विलयन, असंतृप्त इस तरह से लिखना है, असंतृप्त विलयन, इसके अंदर लिखो ऐसा विलयन, हो गया ना, जिसमें विलेय की मात्रा उसकी विलेयता से कम हो, उसकी विलेयता से कम हो, विलेय की मात्रा उसकी विलेयता से कम हो गया, असंतृप्त विलयन कहलाता है। असंतृप्त विलयन कहलाता है। जैसे जब घर पे कभी कुछ दबा के खाने को मिल जाता तो बाद में कहते हो आज तृप्त हो गए, तब संतृप्त हो गए। कम मिलता कहोगे अभी पेट ही नहीं भरा, असंतृप्त है, हो गया। तो क्या लिखे, असंतृप्त विलयन कहलाता है, हो गया ना।
जैसे एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे यदि चीनी की जल में विलेयता, यदि चीनी की जल में विलेयता 38 ग्राम है तो 38 ग्राम है तो हो गया। यदि यदि जल में यदि जल के लिखो, जल के 100 ग्राम में, जल के 100 ग्राम में 30 ग्राम चीनी घुली है तो, जल के 100 ग्राम में 30 ग्राम चीनी घुली है तो 30 ग्राम चीनी घुली है तो वह विलयन असंतृप्त होगा, वह विलयन असंतृप्त होगा। हो गया ना? क्यों? क्योंकि अधिकतम कितना घोल सकता था? 38 ग्राम, लेकिन अभी हम घोले कितना है? 30 ग्राम, अर्थात विलेयता से कम ही है, इसीलिए अभी ये असंतृप्त कहलाएगा। हो गया ना? दूसरी हेडिंग लिखो, संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन, संतृप्त विलयन, इसकी परिभाषा क्या बनेगी? ऐसा विलयन, ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा, जिसमें विलेय की मात्रा जिसमें विलेय की मात्रा उसकी विलेयता के बराबर होती है, उसकी विलेयता के बराबर होती है, उसकी विलेयता के बराबर होती है, क्या कहलाता है? संतृप्त विलयन कहलाता है, संतृप्त विलयन कहलाता है। संतृप्त विलयन कहलाता है। हो गया ना? चलो अब लिखो इसमें, जैसे जैसे उपरोक्त उदाहरण में यदि, उपरोक्त उदाहरण में यदि, अब उपरोक्त उदाहरण एक बार लिख चुके हो ना कि मतलब चीनी की विलेयता कितने ग्राम है? 38 ग्राम है, तो बस उसी को हम समझते हैं यहाँ पे। उपरोक्त उदाहरण में यदि, हो गया, 100 ग्राम जल में, 100 ग्राम जल में 38 ग्राम चीनी घुली हो तो, 38 ग्राम चीनी घुली हो तो वह संतृप्त विलयन होगा, वह संतृप्त विलयन होगा। हो गया ना? नीचे एक सिंगल इंडिकेट पॉइंट। संतृप्त विलयन वह विलयन होता है, संतृप्त विलयन वह विलयन होता है, सिंगल इंडिकेट पॉइंट उसी के अंदर लिखना है। संतृप्त विलयन वह विलयन होता है जिसमें और अधिक विलेय न घोला जा सके, जिसमें और अधिक विलेय न घोला जा सके,
जिसमें और अधिक विलेय न घोला जा सके। हो गया ना? बस तीसरा प्रकार लिख लो, अति संतृप्त विलयन। अति संतृप्त विलयन हो गया। ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा जिसमें विलेय की मात्रा उसकी विलेयता से अधिक होती है, उसकी विलेयता से अधिक होती है, क्या कहलाएगा? संतृप्त विलयन कहलाता है। विलेयता से अधिक होती है, अति संतृप्त विलयन कहलाता है। उसकी विलेयता से अधिक होती है, अति संतृप्त विलयन कहलाता है। अति संतृप्त विलयन कहलाता है। हो गया ना? इस चीज को ध्यान में रखना है। जैसे इसमें भी लिख लो, जैसे उपरोक्त उदाहरण में यदि जल के उपरोक्त उदाहरण में यदि जल के 100 ग्राम में हो गया, चीनी के 40 ग्राम घोले हैं तो चीनी के 40 ग्राम घुले हैं तो चीनी के 40 ग्राम घुले हैं तो हो गया, वह अति संतृप्त विलयन होगा। तो वह अति संतृप्त विलयन होगा। हो गया? लिखेंगे हम लोग आगे एक सिंगल इंडिकेट पॉइंट। अति संतृप्त विलयन एक अस्थायी निकाय होता है। अति संतृप्त विलयन एक अस्थायी निकाय होता है। अति संतृप्त विलयन एक अस्थायी निकाय होता है, जो विशेष परिस्थितियों में ही बनता है। जो विशेष परिस्थितियों में ही बनता है। जो विशेष परिस्थितियों में ही बनता है। हो गया? ये विशेष परिस्थितियां सामान्य होने पर ये विशेष परिस्थितियां सामान्य होने पर हो गया, विलयन पुनः संतृप्त हो जाता है। विलयन पुनः संतृप्त हो जाता है। विलयन पुनः संतृप्त हो जाता है तथा घुली हुई अधिक मात्रा क्रिस्टलित हो जाती है।
तथा घुली हुई अधिक मात्रा क्रिस्टलित हो जाती है, क्रिस्टलित हो जाती है। हो गया ना? ये ध्यान में रखे रहना। कहने का मतलब अगर हमने इसमें 40 ग्राम चीनी घोल भी दिया है तो विशेष परिस्थितियों में ही घोला होगा। वो विशेष परिस्थितियां सामान्य होने पर जो 2 ग्राम चीनी एक्स्ट्रा घुली है वो क्रिस्टलित होकर नीचे बैठ जाएगी। घुला इसमें केवल कितना ग्राम रहेगा? 38 ग्राम, अर्थात विलयन फिर संतृप्त हो जाएगा। ठीक है ना? ये बात को ध्यान में रखना है। चलो अब हेडिंग लिखते हैं, गैसों की द्रवों में विलेयता। गैसों की द्रवों में विलेयता। गैसों की द्रवों में विलेयता। अब देखो आगे लिख देना इसमें हेनरी का नियम। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट हेडिंग, तो इस हेडिंग के ऊपर VIMP लिख देना। गैसों की द्रवों में विलेयता, हेनरी का नियम। हो गया? जैसे हमको पता है कि गैसें सामान्य रूप से द्रव में घुलती नहीं है, ठीक है, लेकिन जब गैसें द्रव में घुलती हैं तो एक नियम के अनुसार घुलती हैं। उस नियम को किसने बताया था? हेनरी ने बताया था। इसे हम हेनरी का नियम कहते हैं। जैसे हेनरी का नियम कहता है कि किसी विलायक की इकाई मात्रा में घुलने वाली गैस का आयतन उसके दाब के समानुपाती होता है, या घुलने वाली गैस की मात्रा, आयतन नहीं मात्रा, उसके दाब के क्या होता है? समानुपाती होता है। अर्थात दाब के समानुपाती है, सीधा संबंध है। दाब बढ़ाओ तो मात्रा ज्यादा घुलती जाएगी। ठीक है ना? जैसे अभी हमने उस दिन तुमको शैंपेन का एग्जाम्पल बताया था, जो खिलाड़ी लोग खोलते हैं तो गाज अचानक बाहर निकलती है। उसमें क्या होता है? दाब बढ़ा के CO2 घोल दिया जाता है और कार्क को बंद कर दिया जाता है, जिसके अंदर दाब अधिक रहता है। और जैसे ही कार का ढक्कन खोलते हो, दाब पुनः सामान्य संपर्क में आता है, ये पृथ्वी की सतह के दाब के संपर्क में। और पृथ्वी की सतह का दाब कितना होता है? 1 वायुमंडल। तो जो अंदर तुमने दाब बढ़ाया था, ढक्कन खोलते ही वो 1 वायुमंडल ही हो जाता है। और अचानक जब दाब कम होता है तो जो घुली हुई गैस है वो फिर क्या हो जाती है? बाहर निकल जाती है। तो क्या समझ में आया कि जब हमने दाब बढ़ाया था तो घुला हुआ था, दाब कम हो गया तो वो निकल गया बाहर। ठीक है? तो दाब बढ़ाने पर बढ़ गया, दाब कम करने पर क्या हो गया? कम हो गया। तो पहला नियम इनका यही था। तो इसी प्रकार से 1-2 और नियम दिया इन्होंने, जिसके आधार पर हेनरी का नियम बनाया गया। तो हेनरी के 3 नियम है, इनको पढ़ना है। अगर कभी हेनरी का नियम पूछा जाता है तो तीनों नियम तुमको लिखना पड़ता है। ठीक है? तो इसमें हम लोग लिखेंगे गैसों की द्रवों में विलेयता। गैसों की द्रवों में विलेयता के अध्ययन के लिए, गैसों की द्रवों में विलेयता के अध्ययन के लिए, गैसों की द्रवों में विलेयता के अध्ययन के लिए हेनरी ने एक नियम दिया। हेनरी ने एक नियम दिया। हेनरी ने एक नियम दिया। हो गया? जिसे हेनरी का नियम कहते हैं। जिसे हेनरी का नियम कहते हैं। जिसे हेनरी का नियम कहते हैं। आगे लिखो,
इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार पहला नंबर क्या है, लिखो। ठीक नहीं, वही परिभाषा है, इनका नियम है, इसी को याद करना है। चाहो तो खाली पेन से लिख लो तीनों नियम, 3 नियम है, तीनों याद करना है। पहला नंबर, स्थिर ताप पर, स्थिर ताप पर, अब ताप तो स्थिर रखना ही पड़ेगा क्योंकि विलेयता जो है स्थिर ताप पर ही प्रदर्शित की जाती है, ठीक है ना। तो स्थिर ताप पर किसी विलायक के इकाई द्रव्यमान में घुली, किसी विलायक के इकाई द्रव्यमान में घुली, किसी विलायक के इकाई द्रव्यमान में घुली, हो गया, गैस की मात्रा इकाई, एक मिनट, ठीक है, देखो, इकाई द्रव्यमान में घुली गैस की मात्रा, कोष्ठक में लिखना W, कोष्ठक में लिखना W, हो गया। गैस के दाब, गैस के दाब, कोष्ठक में P के समानुपाती होती है, P के समानुपाती होती है। हो गया ना। अर्थात लिख सकते हो, अर्थात देखना नीचे, सिर्फ यही मुख्य नियम है, नीचे लाइन छोड़ के लिखना, मुख्य नियम तो इतना ही याद करना है। इसको गणितीय रूप में कैसे व्यक्त किया जाएगा, स्थिर ताप पर जो गैस की मात्रा है, गैस की मात्रा अर्थात W अनुक्रमानुपाती होगी किसके, गैस का दाब P के, ठीक है, अर्थात W अनुक्रमानुपाती P। तो इसको तुम लिख सकते हो, स्थिर ताप पर गैस की मात्रा W अनुक्रमानुपाती गैस का दाब P अर्थात W अनुक्रमानुपाती P। तो अगर तुम इसी को पढ़ लेते हो तब भी तो तुम्हारा काम हो जाएगा। पहला नियम तुम कैसे याद कर सकते हो, W अनुक्रमानुपाती P, गैस की मात्रा गैस के दाब के क्या होती है, समानुपाती होती है। तो सीधा सीधा अगर तुमको ज्यादा याद करने में परेशानी हो रही है, कैसे इसको याद कर सकते हो, खुली गैस की मात्रा गैस के दाब के समानुपाती होती है, पहला नियम खत्म, ठीक है ना। ये सब नहीं लिखोगे तब भी काम चल जाएगा। जो हमारा मुख्य प्रोसेस हमने बता तो दिया कि हेनरी के नियम के अनुसार पहला नंबर, खुली गैस की मात्रा उसके दाब की क्या होती है, समानुपाती होती है, हो जाएगा, ये बता सकते हो। लेकिन अगर पूरा बढ़िया से लिखना चाहो तो स्थिर ताप पर किसी विलायक के इकाई द्रव्यमान में घुली गैस की मात्रा उसके दाब की क्या होती है, समानुपाती होती है। और अगर जल्दी से याद करके लिखना चाहते हो बस इसी को पकड़ लो, यही W अनुक्रमानुपाती P अर्थात गैस की मात्रा गैस के दाब की क्या होती है, समानुपाती होती है। यही तुम परिभाषा में भी लिख सकते हो, घुली गैस की मात्रा गैस के दाब की क्या होती है, समानुपाती होती है, हो जाएगा ना, ये याद रखना है। अब देखो दूसरा नंबर नियम, दूसरा नंबर याद करना है तो तीनों याद करना पड़ेगा, हेनरी के नियम में छोड़ नहीं सकते हो। एक इंपॉर्टेंट नियम है हेनरी का नियम और उसकी सीमाएं लगभग हर साल किसी न किसी सेट में मिल जाती हैं। कहां तक लिखे, दूसरा नंबर, किसी निश्चित ताप पर, किसी निश्चित ताप पर किसी विलायक में घुली गैस का आयतन, किसी
विलायक में घुली गैस का आयतन, कोष्ठक में लिख देना V, कोष्ठक में लिख देना V, हो गया। उसके दाब, कोष्ठक में लिख देना P पर निर्भर नहीं करता है। दाब P पर निर्भर नहीं करता है। दाब P पर निर्भर नहीं करता है, हो गया ना। अर्थात P की घात 0 के समानुपाती होता है। अर्थात P की घात 0 के समानुपाती होता है। P की घात 0 के समानुपाती होता है। तो लिख सकते हो, देखो घुली गैस का जो आयतन है, आयतन अर्थात V, गैस के दाब P पर निर्भर नहीं करता है, अर्थात गैस का दाब P की घात 0 के समानुपाती होता है। ठीक है ना, बात को ध्यान से समझना। P की घात 0 का मान 1 होता है ना, तो इसीलिए P पर निर्भर ही नहीं करेगा। जब P दिखेगा ही नहीं तो P पर निर्भर क्या करेगा, इसलिए इसको गणितीय रूप में V अनुक्रमानुपाती P की घात 0 लिखते हैं। अर्थात जो आयतन है P के 0 घात के क्या होता है, समानुपाती होता है, अर्थात दाब पर निर्भर नहीं करता है। P का मान कुछ भी रख दो, कोई फर्क पड़ेगा। P का मान तुमने 1 रखा तो 1 की घात 0 का मान 1, 2 रखा तब भी 2 की घात 0 का मान 1, कुछ भी रख दो उसका मान 1 का ही तो आएगा। कोई प्रभाव पड़ेगा उसका, नहीं पड़ेगा। और तुम समझ भी सकते हो कि शैंपेन की बोतल में जब CO2 गैस को दाब बढ़ा के घोला जाता है तो क्या बोतल 1 लीटर से खुलकर 2 लीटर हो जाती है? नहीं, वो 1 लीटर की ही रहती है। अर्थात उसका आयतन हमेशा 1 लीटर ही रहेगा। चाहे 4 वायुमंडलीय दाब पर तुमने CO2 गैस को घोला तब भी उतना ही आयतन रहेगा, उतने ही आयतन में वो गैस घूमेगी। अगर 8 वायुमंडल कर दे तभी उतने ही आयतन में वो गैस घूमेगी कि नहीं घूमेगी? आयतन में उसकी कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। ये एग्जाम्पल तुम लोग सीधे सीधे ठंडा वाली बोतल में देख सकते हो। उसमें जब हिलाते हो अंदर CO2 बनती है तो क्या 2 लीटर की बोतल खुल के 2.5 लीटर की हो जाती है? ऐसा नहीं होता, वो उतना ही रहता है। ठीक है ना, ये बात को ध्यान में रखना। तो जो घुली गैस का आयतन है उसके दाब पर निर्भर नहीं करता। तीसरा नंबर पॉइंट, इसको लिखे। हाँ, ये स्थिर ताप ही रहेगा। ऊपर तो लिख पाए, इस पॉइंट पे भी लिख पाए ना, किसी निश्चित ताप पर। तो आप खास करके इसको भी लिख लो। अब तीसरा नियम लिखो। तीसरा नियम, किसी गैस द्रव विलयन में, किसी गैस द्रव विलयन में विलयन की सतह पर, किसी गैस द्रव विलयन में विलयन की सतह पर उत्पन्न किया गया दाब, उत्पन्न किया गया दाब, किसी गैस द्रव विलयन में विलयन की सतह पर, क्या लिखे, विलयन की सतह पर गैस द्वारा उत्पन्न किया गया दाब लिखना है। उसी में बना लो, गैस द्वारा, विलयन की सतह पर गैस द्वारा उत्पन्न किया गया दाब, गैस द्वारा उत्पन्न किया गया दाब, कोष्ठक में लिख देना P। विलयन में गैस के कोष्ठक में लिख देना विलेय के, गैस विलेय है ना इसमें, विलेय के
ठोस द्रव विलयन में, हो गया ना, गैस द्रव विलयन में, किसी गैस द्रव विलयन में, हो गया ना, विलयन की सतह पर गैस द्वारा उत्पन्न किया गया दाब, विलयन की सतह पर गैस द्वारा उत्पन्न किया गया दाब, हो गया ना, विलयन में गैस के कोष्ठक में लिख देना, विलेय के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है, गैस के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। मोल प्रभाज ज रहेगा, ज मोल प्रभाज। अब देखो सूत्र क्या बनेगा, विलयन की सतह पर गैस द्वारा उत्पन्न दाब, क्या माने हैं, P, जो है अनुक्रमानुपाती होगा विलेय के मोल प्रभाज, गैस विलेय है ना, इसमें विलेय के मोल प्रभाज, इसको यहाँ पे x से प्रदर्शित किया गया है, ठीक है ना। अब देखो जो दाब P है, यहां से हम एक सूत्र बनाते हैं, अनुक्रमानुपाती होगा किसके, x के, अनुक्रमानुपाती हटा के बराबर लगाते हैं तो क्या लगेगा, एक कांस्टेंट अर्थात स्थिरांक लगेगा ना। ये जो स्थिरांक लगता है यही हेनरी स्थिरांक होता है। सूत्र तुम्हारा यहाँ से एक निकल गया कि विलयन की सतह पर उत्पन्न दाब जो P है पहले अनुक्रमानुपाती होता है मोल प्रभाज के, अनुक्रमानुपाती हटा के बराबर जैसे ही लगाते हैं तो इस साइड में एक कांस्टेंट KH लग जाता है, उसके गुणे x, ये सूत्र बनता है P बराबर KH गुणा x। अब इसके बारे में अन्य चीजें हम लोग कल समझेंगे, ये KH है क्या, x का मान क्या होगा, x का सूत्र क्या बनेगा, ठीक है, इन सबको कल समझेंगे हम लोग। तो इसको लिख लो डिब्बे में, बाकी चीजें कल होंगी। अब